गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th ज्योग्राफी में कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाला। आज हम स्टार्ट करेंगे जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। जो हमारी जनसंख्या है वो किस रूप से और एक दूसरे से स्थान से जब प्रवास करती है तो वो क्यों करती है, उसको नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं, या प्रवास के महत्वपूर्ण ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से एक क्षेत्र में जनसंख्या की सघन बसावट होती है और एक क्षेत्र में जनसंख्या विरल रूप में पाई जाती है। तो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या जो है, जनसंख्या वितरण अनेक कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। कुछ विद्वान ये चीज़ें प्राकृतिक कारकों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी अपने प्राकृतिक कारकों में बात करें, कुछ व्यक्ति जो ऐसे होते हैं जो जलवायु के आधार पर, उसके धरातलीय बनावट के आधार पर व्यक्ति अपना आवास बनाते हैं। तो क्लार्क महोदय जो होते हैं उनके मत में आर्थिक व्यवस्था, तो क्लार्क के अनुसार इसको नियंत्रित करने वाले कारकों में क्लार्क कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था, यानी उसके रोजगार की तलाश में व्यक्ति क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तकनीकी विकास। आर्थिक के साथ साथ बात करते हैं तकनीकी विकास की, तो आज वर्तमान में धीरे धीरे तकनीकी विकास बढ़ता जा रहा है, तो उसके कारण भी जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर या किसी क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। सामाजिक संगठन, सरकारी नीतियाँ, सामाजिक संगठन, सरकारी नीतियाँ, ये तो कौन कहता है, क्लार्क महोदय कहते हैं। क्लार्क महोदय कहते हैं कि आर्थिक, तकनीकी विकास, सामाजिक संगठन और सरकारी नीतियाँ ये क्या करती है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। यानी जनसंख्या का वितरण क्या है, एक क्षेत्र में सघन जनसंख्या और एक क्षेत्र में विरल जनसंख्या। यहाँ पर सघन जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पर विरल है। तो इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, आर्थिक कारक तो करते ही करते हैं। आर्थिक का मतलब रोजगार की तलाश में। कई बार व्यक्ति क्या होता है, अपना जो डेवलपमेंट है, अपना वो जानता बहुत कुछ है, लेकिन उसको क्या होता है उस स्थान पर, जैसे अपने देश की बात करें, अपने यहाँ पे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं या बड़े बड़े इंजीनियर हैं, उनको संसाधन प्राप्त नहीं हो पाते, वो जो करना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता। इस कारण से तकनीकी विकास भी क्या करता है, इसको प्रभावित करता है। और इसके कारण व्यक्ति क्या करता है, एक स्थान को छोड़कर सामाजिक संगठन, कई बार व्यक्ति अपने समाज के चक्कर में भी क्या होता है कि साहब इस जगह पे मेरे समाज वाले व्यक्ति कम निवास करते हैं, तो अपने स्थान को परिवर्तित कर लेता है। तो सामाजिक संगठन भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ सरकारी नीतियाँ, दो राज्य हैं से अपन बात करें, एक ये राज्य है और एक ये राज्य। यहाँ के राज्य द्वारा सरकार, राज्य सरकार द्वारा वहाँ के लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही है, यहाँ के राज्य सरकार द्वारा लोगों को सुविधाएं बहुत कम दी जा रही है। तो इसमें कई बार व्यक्ति क्या होता है, इस स्थान से इधर प्रवास कर लेता है। तो बहुत सारी सरकारी नीतियाँ भी क्या करती है, लोगों को एक अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करती है। तो इसमें आदि कारक जनसंख्या वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये क्लार्क महोदय का मत है। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त, जिसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। तो जलवायु किस प्रकार से जनसंख्या वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो अपना पहला पॉइंट है वो क्या है, जलवायु। जलवायु भी क्या करती है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। मानव बसाव को नियंत्रित करने में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अत्यधिक शीतल और अति उष्ण, अब अपन देखते हैं कि व्यक्ति ऐसे स्थानों पर जाकर ज़्यादा निवास करना पसंद करता है जहां उनके अनुकूल जलवायु हो। ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र या ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में व्यक्ति क्या करते हैं, कम निवास करते हैं। तो अत्यधिक शीतल और अति उष्ण या अति आर्द्र जलवायु मानव निवास और उसके क्रियाकलाप के लिए क्या होती है, अनुपयुक्त होती है, जबकि सम जलवायु जो होती है वो मानव के अनुकूल होती है। इसी कारण हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, राजस्थान के मरुस्थल में और पूर्वी हिमालय बहुत कम आबाद है। इसका मतलब बहुत कम वहाँ पर लोग निवास करते हैं। ये क्षेत्र ऐसे हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा शीत ऋतु रहती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इसके कारण व्यक्ति, फिर राजस्थान के मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में क्या है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एक तो जलवायु की अगर दृष्टि से देखा जाए तो इस कारण से वहाँ पर व्यक्ति कम निवास करते हैं। पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण उस क्षेत्र में भी क्या है, जनसंख्या कम पाई जाती है। तराई के क्षेत्र अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण, अब तराई प्रदेश जो है वहाँ पर दलदली जो भाग होता है, उस दलदली भाग में क्या होता है, वहाँ की जो जलवायु है मनुष्य के या मानव के लिए अनुकूल नहीं होती है। इस कारण से वहाँ पर व्यक्ति कम निवास करते हैं। तो क्षेत्र कौन सा बचता है, जब अपन बात कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में व्यक्ति कम निवास करता है, या शीत की जो शीत ऋतु वाली ज़्यादा शीत सर्दी होती है उन क्षेत्रों में, ज़्यादा उष्ण वाले क्षेत्रों में। तो ऐसा क्षेत्र कौन सा बचता है, केवल मैदान। तो एकमात्र मैदान शेष रहता है जहाँ पर जनसंख्या क्या होती है, सघन या ज़्यादा मात्रा में निवास करती है। तो पूर्वी हिमालय बहुत कम आबाद है, आबाद का अर्थ बहुत ही कम जनसंख्या है।
तराई क्षेत्र अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण कम आबाद है, यानी वहाँ पर व्यक्ति के अनुकूल जलवायु नहीं है, इस कारण से व्यक्ति वहाँ पर निवास नहीं करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये तो हो गई जलवायु की बात। दूसरा आता है धरातल। धरातलीय बनावट के बारे में तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जब अपन ने मानव प्रवास पढ़ा था तब, कि धरातल में क्या होता है, पर्वत, पठार, मैदान। अब इसमें सबसे प्रथम वरीयता किसको दी जाती है, मैदान को, दूसरे नंबर पे पठार और तीसरे नंबर पे पर्वत। या पर्वत के साथ साथ अपन क्या लिख सकते हैं, उष्ण और शीत। उष्ण शीत का उस गर्म प्रदेश और ठंडे प्रदेश। तो इसमें सबसे पहले मानव अपना स्थान कहाँ बनाना पसंद करता है, मैदानी क्षेत्रों में। दूसरे नंबर पे जब इसको सेकंड वरीयता देखते हैं तो पठारी भूभाग जो होता है वहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति अपना आवास बनाने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं मिलता है, तब जाकर वो कहाँ पहुँचता है, पर्वतीय क्षेत्रों में। और पर्वतीय क्षेत्रों में भी उष्ण और शीत जो होता है, इन तीनों क्षेत्रों को थर्ड नंबर की वरीयता के आधार पर अपन देखते हैं। इसके आधार पर मानव बसावट की जो श्रेणी है, उस श्रेणी के आधार पर मैदान पहली श्रेणी पे, उसके बाद में पठार, फिर पर्वत, उष्ण प्रदेश और शीत प्रदेश। तो इस आधार पर मानव क्या करता है, अपना आवास बनाता है। जटिल भौम्याकृति वाले क्षेत्रों में, जटिल भौम्याकृति, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में अल्प जनसंख्या मिलती है, यानी कम जनसंख्या मिलती है। विषम धरातल वाले क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी होने के कारण, विषम धरातल, अब ऐसे क्षेत्रों में क्या होती है, एग्रीकल्चर के लिए भूमि नहीं होती है, तो उन क्षेत्रों में भी मानव क्या करता है, अपना स्थायी निवास नहीं बनाता है। कृषि कार्यों में उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ वहाँ पर आती है, तथा अलग थलग स्थिति के कारण आबादी कम पाई जाती है। तो अधिकतर जो आबादी देखने को मिलेगी वो कहाँ पे, हम बात करें वितरण की, फैलाव की, तो जनसंख्या का फैलाव धरातल के किस रूप में देखने को मिलता है, तो इस रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है सघन, यहाँ पे विरल, और इससे भी कम देखने को मिलता है फिर इस जगह पे। तीसरे नंबर पे मानव की आवश्यकताओं में जल भी महत्वपूर्ण वस्तु मानी गई है। जल भी महत्वपूर्ण, जो क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो मानव सबसे पहले अपने आवास को निर्मित करने से पहले वहाँ पर जल की सुविधा भी देखता है। अभी अपने जयपुर में बहुत सारे गाँवों से आते हैं और वो आकर जब यहाँ पर कोई मकान खरीदते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो वो देखते हैं यहाँ पर जल, विद्युत की सुविधा है कि नहीं है, जल की सुविधा है कि नहीं है, तो वो चीज़ों का विशेष ध्यान पहले रखा जाता है। मानव जीवन एवं क्रियाकलापों का आधार क्या है, जल ही है। और उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा के साथ जनसंख्या का घनत्व पूर्व से पश्चिम की ओर, अब इसने कहा उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर, जब अपन पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, घटता जाता है। घटता जाने का मतलब, से अपन बात करें ये वाला जो क्षेत्र है इसकी बात कर रहे हैं, और ये वाला जो पार्ट है वो पूर्वी पार्ट, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर, इस क्षेत्र में जनसंख्या इस तरह, फिर जैसे जैसे इधर आएंगे तो ये मरुस्थल में जाते जाते क्या होगी, जनसंख्या क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि ये जो भुज है इसके जस्ट ऊपर अपने यहाँ थार का मरुस्थल है, और यहाँ पर भी है, जिसको क्या बोलते हैं भुज वाला जो क्षेत्र है, ये भी क्या है, मरुस्थली क्षेत्र है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जनसंख्या और कम। जब आप इससे पश्चिम पूर्व की ओर चलोगे तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी, फिर इससे आगे यूपी में जाओगे जनसंख्या बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो मैदानी क्षेत्र कहाँ तक, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी क्षेत्र है, ये वाला इधर गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र, तो इस मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। जैसे आप पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो और जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसने कहा मानव जीवन और क्रियाकलापों का आधार जल को माना गया है। उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा के साथ जनसंख्या का घनत्व पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होता है, घटता जाता है। अब इसने बात किसकी की है, घनत्व की। घनत्व की बात इसलिए की है कि यहाँ पर अपन यूपी में बात करें तो यहाँ पर सघन ज़्यादा, और यहाँ पर असम की बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ के क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या घनत्व वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। एक क्षेत्र तो ये होता है क्षेत्रफल, और एक ये है। अब यहाँ पर घनत्व देखा जाए तो घनत्व यहाँ ज़्यादा मिलता है, और यहाँ पर घनत्व क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है इसलिए घनत्व कम मिलता है। तो घनत्व के आधार पर अगर देखते हैं तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो जनसंख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। राजस्थान के शुष्क उत्तर पश्चिमी भाग में, राजस्थान का शुष्क वही मरुस्थली क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी भाग में नहर द्वारा जल पूर्ति होने के कारण, कौन सी नहर द्वारा, इंदिरा गांधी नहर द्वारा जल की पूर्ति मरुस्थली क्षेत्र में होने के कारण वहाँ पर आबादी धीरे धीरे क्या होने लगी है, बढ़ने लगी है। तो जल पूर्ति होने से वहाँ पर क्या है, कृषि के लिए पर्याप्त भूमि तो उपलब्ध है ही, अब जल मिल जाता है तो इसलिए वहाँ पर कृषि कार्य करने लगे हैं लोग। प्राचीन काल से नदी घाटियों और डेल्टाओं में, प्राचीन काल से ही नदी घाटी और डेल्टाई जो भाग है उन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या का जमाव रहा है,
उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में आज भी हम पढ़ते रहते हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, तो वहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा निवास करते थे। चौथे नंबर पर अपन देखते हैं खनिज संसाधन। तीसरे नंबर पे जल प्राप्ति और 4 नंबर पे आता है खनिज। अब खनिज जहाँ पे होते हैं वहाँ पर क्या होता है, लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है, तो इस कारण से इस क्षेत्र में भी जनसंख्या क्या है, ज़्यादा मात्रा में। खनिज संपन्न क्षेत्रों में औद्योगिक और आर्थिक विकास की उत्तम संभावनाएं मनुष्य के लिए आकर्षण है। आकर्षण का अर्थ, वहाँ पर जब औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होते हैं तो वहाँ पर रोजगार की प्राप्ति या रोजगार आसानी से मिल जाता है। इसी कारण दामोदर घाटी, छोटा नागपुर के पठार, कोलार क्षेत्र आदि, कोलार क्षेत्र बोला जाता है कोयले क्षेत्र को, आदि खनिज क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव संभव हुआ है। धीरे धीरे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है, काम करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, औद्योगिक उद्योग स्थापित हुए और इसके कारण यहाँ पर सघन जनसंख्या की बसावट हुई है। 5वें नंबर पर अपन बात करते हैं परिवहन की सुविधा। परिवहन सुविधा जिन क्षेत्रों में होती है, अब पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो परिवहन में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाती है, वहाँ पर रेलवे ट्रैक भी आसानी से बिछाए जा सकते हैं, सड़कें भी आसानी बिछाई जा सकती है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें बनाने में रेलवे ट्रैक संभव ही नहीं है, तो सड़कें भी बनाते तो वहाँ पर क्या होता है, अधिक खर्च आता है। तो इस कारण से व्यक्ति क्या करता है, परिवहन सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपना आवास निर्मित करता है। मैदानी भागों में पर्वतों और पठारों की अपेक्षा परिवहन की सुविधाएं क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। मैदानी भागों में पठार और पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, इसलिए मैदान क्या होते हैं, सघन आबाद होते हैं। सघन आबाद का अर्थ अधिक जनसंख्या वाले होते हैं। 6 नंबर पे अपन देखते हैं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक। जनसंख्या के संकेंद्रण, संकेंद्रण का एक ही स्थान पर जनसंख्या का ज़्यादा दबाव। संकेंद्रण में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारकों की भी निश्चित भूमिका होती है। इन कारकों में सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, शिक्षा, चिकित्सा, जातिवाद, धार्मिक संरचना, सामाजिक धार्मिक मूल्य सम्मिलित होते हैं। ये कारक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे अपन बात करें शिक्षा है, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को प्रभावित करती है। यानी व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र, जहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध है उस क्षेत्रों में जाकर निवास करना पसंद करता है। साथ ही साथ इसमें क्या है, जातिवाद, धार्मिक संरचना, तो ये भी क्या करती है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई भी बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो अपन बात करते हैं कि जैसे किसी क्षेत्र में जाकर उसको निवास करना है। कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से या अन्य क्षेत्रों से जयपुर में आ गया, तो जयपुर में पहले क्या वरीयता देखता है, तो पहले वो अपने धार्मिक संरचना वो भी देखता है कि जिस जगह पर जाकर वो अपना आवास बना रहा है वहाँ पर उसके धर्म के लोग नहीं है। फर्स्ट वरीयता किसको देता है, धर्म को। अब धर्म में क्या होता है, सारी जातियाँ आती है। फिर धर्म के बाद में वो देखता है कि अपनी जाति के व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं कि नहीं करते, तो वो जाति को भी पहले तो धार्मिक वरीयता और धार्मिक के साथ साथ जातीय आधार पर भी वो अपने आप को वहाँ पर ये देखने का प्रयास करता है। क्योंकि आप ये देखो, ये 2 क्षेत्र मिल जाए किसी व्यक्ति को, अब यहाँ पर सारे के सारे हिंदू धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं और इस क्षेत्र में मुस्लिम धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं। ये 2 कॉलोनियाँ मानकर चलते हैं अपन। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो पहले तो वो अपन देखते हैं कि वो हिंदू है, तो वो इस क्षेत्र में जाएगा, इसमें जाएगा, तो वो इसमें जाना पसंद करेगा, चाहे उसके लिए उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। तो इस क्षेत्र में जब वो पहुंचता है और उसको पता लगता है कि यहाँ इस मोहल्ले में और इस मोहल्ले में दोनों, इस मोहल्ले में एक जाति के लोग हैं, इस मोहल्ले में एक जाति के लोग हैं, अब कहाँ जाएगा वो, तो फिर वो ढूंढता क्या है, अपनी जाति को वो ढूंढने लग जाता है कि किस जाति के व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। तो जाति क्या, पहले तो उसने क्या देखा, धार्मिक आधार पर देखा, तो धार्मिक आधार पर इस क्षेत्र को छोड़कर इसने इसको चुना। फिर बाद में वो अंदर घुसने के बाद में देखता है कि यहाँ पर जाति आधारित व्यवस्था भी कर रखी है कि यहाँ पर अलग जाति है, इस कॉलोनी में अलग जाति है, इसमें अलग है, क्योंकि इन्होंने क्या है, ऐसी व्यवस्था के अनुसार कॉलोनियाँ बसा रखी है कि अलग अलग जाति के लोगों ने अपने अनुसार बसा ली। तो फिर वो क्या है, अपनी जातीय व्यवस्था को ध्यान में रखने लग जाता है। पहले उसके दिमाग में नहीं थी, जब इस कॉलोनी में प्रवेश किया तब एक ही दिमाग में थे, हिंदू धर्म के आधार पर वो अपना भेदभाव देख रहा था। लेकिन जैसे अंदर जाता है तो उसको ये पता लगता है कि यहाँ पर धर्म के साथ साथ क्या है, जातीय भेदभाव भी चल रहा है। तो वो भी क्या करता है, अपनी जाति वाले क्षेत्र को ही ज़्यादा चुनने का प्रयास करता है। नहीं मिलता है तब बात अलग है, लेकिन वो कोशिश यही करेगा कि मेरे को भी इसी जगह पर अपना आवास बनाना है। तो जातिगत व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं रूप, किसी न किसी रूप में क्या करती है, व्यक्ति को प्रभावित करती है। रीति रिवाज प्रभावित करते करते हम यहाँ चले गए, इस जाति में जाकर अपना, तो यहाँ के रीति रिवाज इनके अलग होंगे, अपने रीति रिवाज अलग होंगे।
तो रीति रिवाज भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करते हैं। धार्मिक संरचना के साथ साथ रीति रिवाज, धार्मिक संरचना, शिक्षा, चिकित्सा, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति अपना आवास बनाने का प्रयास करता है। जो अपन ने प्रवास वाला चैप्टर पढ़ा था, उस प्रवास वाले चैप्टर से ये बहुत सारा दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रवास और आवास, उसमें भी तो क्या है, व्यक्ति इस स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जा रहा है, उसके कारण पढ़ रहे थे। यहाँ पर भी वितरण के कारण वही सेम आते कि व्यक्ति वितरण, जनसंख्या का फैलाव किसी क्षेत्र पे ज़्यादा और किसी पे कम क्यों मिलता है, तो सेम चीज़ें हैं दोनों में। ये कारक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो है राजनीतिक और आर्थिक कारक। राजनीतिक उथल पुथल, कई राज्यों में, कई जिलों में ऐसी राजनीतिक उथल पुथल के कारण क्या होते हैं, उस क्षेत्र की कई बार ऐसी राजनीति होती है कि दो सरकारें, भाजपा और कांग्रेस, भारत की महत्वपूर्ण दो पार्टियां हैं, तो दोनों में एक दूसरे के विपक्ष में चलते हैं। शासन में, सत्ता में अगर कांग्रेस है तो उसका विरोध कौन करेगा, उसका बुराई कौन करेगा, भाजपा वाले। सत्ता में अगर भाजपा है तो उसका विरोध, उसकी बुराई कौन करता है, तो ये एक दूसरे के विपक्ष में रहते हैं। और कई ऐसे कार्य होते हैं जिनके, इसके कारण, इन राजनीतिक पार्टियों के कारण वो कार्य नहीं हो पाते। तो ये भी क्या होता है, राजनीतिक उथल पुथल जो है, ये भी व्यक्तियों को प्रभावित करती है। असंतोष, असंतोष का अर्थ है कि जिस जगह आप निवास कर रहे हो वहाँ पर आपको संतोष नहीं मिल रहा है। संतोष का अर्थ क्या होता है, आप उस क्षेत्र में सुखी नहीं हो, कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती है। असुरक्षा, बिल्कुल उस क्षेत्र में आए दिन आपस में राजनीतिक पार्टी वाले लोग लड़ रहे हैं या दूसरे व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करते हैं तो अपने आप को असहज महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, यानी यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। राजनीतिक कारक तथा औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण की क्षेत्रीय भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, अब जिस क्षेत्र का विकास ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा नहीं हो, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। दो क्षेत्र अपनी बात करें अभी वर्तमान में कि कोई भी दो क्षेत्र अपन लेते हैं, एक क्षेत्र जो है उसको ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है, एक क्षेत्र उसको कम डेवलप किया जा रहा है, तो व्यक्ति ज़्यादा डेवलप वाले क्षेत्र की तरफ दौड़ता है। नगरीकरण, जिन क्षेत्रों का विकास ज़्यादा हो रहा है, डेवलपमेंट के आधार पर ही व्यक्ति क्या करता है, विकास के आधार पर व्यक्ति अपना आवास बनाने का प्रयास करता है, इससे वितरण भी प्रभावित होता है। अब अपन देखेंगे दोनों क्षेत्रों में, एक में ज़्यादा डेवलपमेंट, एक में कम डेवलपमेंट है, तो ज़्यादा वाले में क्या होगा, सघन आबादी होगी, कम डेवलपमेंट वाले में क्या होगा, विरल आबादी देखने को मिलती। तो जनसंख्या का वितरण दोनों जगह असमान हो गया। तो ये असमान होने का कारण क्या है, वही डेवलपमेंट, विकास, तो विकास के आधार पर व्यक्ति ने क्या किया, अपना आवास बनाया। अब इसमें क्या होता है, जैसे अपन बात करें उथल पुथल, असंतोष, असुरक्षा आदि राजनीतिक कारक तथा औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि आर्थिक कारण भी जनसंख्या वितरण की क्षेत्रीय भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी माने गए हैं। क्षेत्रीय भिन्नताएं, प्रत्येक क्षेत्र में जो भिन्नता देखने को मिलती है अलग अलग, तो भिन्नताओं के लिए ये औद्योगिकरण, नगरीकरण ये भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि भारत के सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर, भारत के सीमावर्ती राज्य किसको कहा जाता है, जो बॉर्डर पर स्थित राज्य है। तो सीमावर्ती राज्यों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम में आतंकवाद बढ़ने के कारण यहाँ जनसंख्या क्या हो रही है, लगातार जनसंख्या विरल होती जा रही है। जम्मू कश्मीर में आए दिन बाहर से अटैक होते हैं, हमले होते हैं, और उसके कारण व्यक्ति वहाँ से जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र को छोड़कर मध्य भारत के राज्यों में प्रवेश करते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर दिल्ली में आ गए, राजस्थान में आ गए या अन्य राज्य में चले गए, वो सीमावर्ती राज्यों में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि आए दिन कोई भी कार्य वो स्टार्ट करते हैं तो वो कार्य ढंग से नहीं हो पाता, आए दिन वहाँ पर कर्फ्यू लगते रहते हैं, कभी क्या होता रहता है। तो इस कारण से उनका समाज जो जीवन है वो जीवन क्या हो गया, न तो उनको सुरक्षा प्रदान हो रही है वहाँ पे, वो हमेशा अपने आप को ऐसे मानते हैं कि कभी भी अपनी मृत्यु हो सकती है, कभी कोई अटैक होता है। तो इस कारण से सीमावर्ती राज्य पंजाब है, उसमें कई बार आतंकवादी घटनाएं जो बॉर्डर पर स्थित होने के कारण, तो इस डर के कारण व्यक्ति उस क्षेत्र को छोड़कर आ रहे हैं। अब जिस क्षेत्र में वो जाकर रह रहे हैं वहाँ तो क्या होगा, सघन आबादी, और जिस क्षेत्र में से छोड़कर वो वहाँ से, वहाँ तो विरल आबादी हो गई, जिसमें जाकर रहने लगे वहाँ पर सघन आबादी हो गई। तो जनसंख्या के वितरण में जो असमानता देखने को मिली, किसके कारण, आए दिन आतंकवादी घटनाएं घटित होने के कारण, अपने आप को असुरक्षित महसूस करने के कारण। तो सीमावर्ती राज्यों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम में आतंकवाद बढ़ने के कारण जनसंख्या स्थानांतरण की दर पहले की अपेक्षा तेज हो गई है। तो ये 7 महत्वपूर्ण इसके कारक थे। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे जनसंख्या का घनत्व। धन्यवाद।